Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class 11 chapter number 2 units and measurement. Okay student, तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटीज़ के बारे में। टू टाइप की क्वांटिटीज़ थी, उसके बाद में यूनिट एंड यूनिट सिस्टम की बात की। यूनिट क्या था तो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम यूनिट बोलते थे। ओके स्टूडेंट, और डिफरेंट कंट्री डिफरेंट यूनिट सिस्टम फॉलो करते थे। स्टार्टिंग में लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए मैंने बताया था वैसे ही कि जो बेल्ट का साइज़ होता है, ओके, मेंस बेल्ट का साइज़ होता है उसको यार्ड बोलते थे। फिर एल्बो से लेके फिंगर की टिप तक का जो डिस्टेंस था उसको क्यूबिट बोलते थे, वो भी लेंथ के मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लेते थे। फिर फुट लेते थे, फिर स्टेप लेते थे। ऐसे लेंथ के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड लिया करते थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल नहीं था। ओके, वो कन्वेंशनल नहीं था और उसका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेसी नहीं था उसमें। ओके, वो डिफरेंट मैन के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता था। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप की। उस सिस्टम में पहली सिस्टम आई ब्रिटिश सिस्टम, जिसको बोला जाता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। ओके, उसके बाद सीजीएस सिस्टम डेवलप हुई, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ओके, उसके बाद एमकेएसए सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, और लास्ट में एसआई सिस्टम डेवलप हुआ। एसआई सिस्टम इसलिए क्योंकि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और एसआई सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि सभी कंट्री के अंदर बिजनेस के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो, उसके लिए एसआई सिस्टम डेवलप हुआ था। और फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो फिजिकल क्वांटिटी में 3 टाइप्स थे। ओके, फिजिक्स को डिफाइन करने वाली जो क्वांटिटीज है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे, और उसके 3 टाइप्स थे। उसमें फर्स्ट था अपना फंडामेंटल, सेकंड था डिराइव, और लास्ट में था सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है। ओके, और डिराइव वो जो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से हम डिराइव करते हैं उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स के अंदर ऐसे काफ़ी सारे फिनोमिनन हैं जिसको हम ना तो फंडामेंटल या तो डिराइव से सोल्व कर पाते हैं। उसके लिए हमें एक अदर फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है, जिसका नेम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड आएगी जिससे हमें, मतलब फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे फिनोमिनन होते हैं, तो उसमें ऐसे फिनोमिनन है जिसको सोल्व करने के लिए आप फंडामेंटल या तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको न्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, जिसको बोला गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स है, तो क्या 2 टाइप्स के सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से है। तो क्या फर्स्ट है अपने पास प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन होता है कि प्लेन एंगल कैसे मेजर किया जाए। प्लेन एंगल क्या होता है, तो कि 2D के ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल मतलब 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्लेन बनता है उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो फर्स्ट हम प्लेन एंगल देखते हैं, प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं, प्लेन एंगल होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल का जो सिंबल है वो थीटा है, और वो 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, अभी 2D ऑब्जेक्ट के लिए तो चलो यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं। ये जो वाइट बोर्ड है मेरा, ये वाइट बोर्ड क्या होता है, एक प्लेन होता है। ओके, प्लेन मतलब जिसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई, या तो एक्स और वाई और जेड। ओके, मतलब ये अपना प्लेन हुआ। तो प्लेन के अंदर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल। ओके, अभी ये सर्कल का मान लो कि सेंटर ओ जितना है और रेडियस है उसका आर जितना, स्मॉल आर जितना। ओके, मैंने एक सर्कल एज्यूम किया और कंसिडर किया जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितना है, स्मॉल आर जितना है। इस सर्कल के ऊपर या तो सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ए और बी। अभी ए और ओ को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे। सिमिलर वैसे ही ओ और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे। तो ये 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैं ले रहा हूँ थीटा, और इसी को क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। और थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है, जो कर्व लेंथ दिख रही है, उसको क्या बोलेंगे, आर्क। ओके, अभी ये लाइन की जो लेंथ होगी ए ओ और बी ओ की, वो रेडियस के बराबर ही होगी, स्मॉल आर के बराबर ही होगी। तो मुझे यहाँ पे प्लेन एंगल मेजर कैसे करूँगा, पता तो चल गया कि ये प्लेन एंगल है, तो एंगल का फॉर्मूले के ऊपर से निकाल सकते हो। तो प्लेन एंगल इक्वल्स टू लिख सकते हो आर्क बाई रेडियस। ओके, प्लेन एंगल को डिनोट किया मैंने थीटा से, और आर्क था मेरा ए बी, और रेडियस स्मॉल आर। तो ये आपका मेजरमेंट के लिए, प्लेन एंगल मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला हुआ।
अभी प्लेन एंगल का कोई यूनिट है ऐसा ही सिस्टम में कोई यूनिट नहीं, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए एक यूनिट लिया गया है, वो यूनिट है रेडियन, और सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल RAD से, इसका सिंबल है, ये यूनिट है और यूनिट का सिंबल है RAD। ओके स्टूडेंट, अभी इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्योंकि प्लेन एंगल की नीड हमें एक मेथड है पैरेलक्स मेथड, लार्ज डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करना हो, मतलब लेंथ के अंदर लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, तो उस केस में हमें प्लेन एंगल की नीड आने वाली है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी है, तो प्लेन एंगल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्लेन एंगल समझने के लिए देखो यहाँ पे एक मैं बड़ा सा सर्कल ले रहा हूँ, इसमें ही देख लेते हैं पहले तो कि मान लो कि मुझे AB जो कर्व है उसकी जगह पे मुझे स्ट्रेट लाइन लेना हो तो मैं ले सकता हूँ। ओके, कब ले सकता हूँ तो वो ही हमें यहाँ पे देखना है। तो मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल का जो सेंटर है वो O है। ओके, अभी ये सर्कल के ऊपर मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ सर्कमफरेंस के ऊपर, A और B। ओके स्टूडेंट, A और B मैंने कंसिडर किया। अब इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, O और A को और B O को। तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। अभी देखो ये आर्क आपको दिख रहा है, कर्व सरफेस। अभी मैं B को शिफ्ट करते जाऊँ A की तरफ, तो ये कर्व के रिस्पेक्ट में ये कर्व थोड़ा कम आएगा। सिमिलर और नज़दीक लेके जाओ यहाँ पे, ओके, B को यहाँ पे लेके जाओ तो ये कर्व ना रह के मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो मैं आर्क नहीं लूँ इसको, ओके, ये आर्क नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, एक लाइन सेगमेंट दिखेगा। तो मैं आर्क की जगह पे लाइन सेगमेंट ले सकता हूँ। कब, जब एंगल मेरा एकदम से छोटा होगा, स्मॉल एंगल होगा, तब मैं आर्क की जगह पे क्या लूँगा, लाइन सेगमेंट लूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ तब थीटा इक्वल्स टू AB, लाइन AB बाई रेडियस R। ओके, ये डिस्टेंस R जितना ही है क्योंकि रेडियस इसका R है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। तो कब आप लाइन सेगमेंट लोगे, मतलब लाइन लोगे AB, कर्व सरफेस ना लेके आर्क लेके ना, आर्क नहीं लोगे, तो कि जब आपका एंगल छोटा होगा, मतलब लार्ज डिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, फार डिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन होगा, उस केस में आपका एंगल जो बनेगा वो छोटा होगा। ओके, तो उस केस में आपको आर्क की जगह पे क्या लेना होगा, लाइन लेना होगा। ओके, लाइन AB ले सकते हो, लाइन सेगमेंट AB ले सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम पैरेलक्स मेथड में करने वाले हैं। तो याद रखना उस टाइम पे हम आर्क नहीं लेंगे, लाइन लेंगे, लाइन AB। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने समझा प्लेन एंगल। उसके बाद समझते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल किस में बनेगा, तो सॉलिड एंगल बनेगा 3D ऑब्जेक्ट के अंदर। तो 3D ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं यहाँ पे सेकंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए सिंबल लेते हैं फाई, और ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो मुझे ये तो बोर्ड तो मेरा क्या है, प्लेन है, 2D ऑब्जेक्ट 2D है, तो 2D के अंदर मुझे 3D ड्रॉ करना हो तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा 3D है। 3D में क्या आएगा, 3D ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो स्फीयर आएगा। ओके, जो क्लोज बॉडी होगा वो 3D होगा। ये क्या अपना 2D है। ओके, सर्कल 2D होता है, ये भी सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल ना उसको मैं मेंशन करूँ स्फीयर, लेकिन मुझे दिखाना हो दोनों के बीच में डिफरेंस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, ये मेरा स्फीयर है सर। ओके, और इसका सेंटर है वो मैं ले लेता हूँ O जितना। ओके, और रेडियस तो आप सभी को पता है कि स्मॉल r ही है। ओके, स्मॉल r रेडियस। अभी इसके ऊपर एक मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूँ। ओके, एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करूँ। ओके, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं एरिया एलिमेंट। ओके, ये एरिया एलिमेंट ले लिया। ओके, ये एरिया एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे का एरिया है, उसमें छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, एरिया का छोटा एलिमेंट लिया, जिसको हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट। तो इसके लेबलिंग कर देते हैं A, B, C और D। ओके, अभी सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। A और O को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ये हुई। ओके, B और O को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हुआ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो क्या बनेगा, प्लेन एंगल ही बनेगा। ओके, सिमिलर में D से यहाँ पे लाइन ज्वाइन करूँ, DO, तो DOA में जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लेन एंगल ही बनेगा। फिर मैं C से O के बीच में लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो COB में जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, प्लेन एंगल। ओके, और D और C में बनेगा वो भी प्लेन एंगल। तो सभी प्लेन एंगल को मैं जॉइंट करते जाऊँ ऐसे, ये AD के बीच में, ये AC के बीच में, ये CB के बीच में, और ये ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल फाई। ओके स्टूडेंट, सिंपल जो आप कोन देखे होंगे, आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन के अंदर जो एंगल बनेगा यहाँ पे,
ओके, वो आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल फाई होगा। तो ये सॉलिड एंगल फाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने हमें बोला कि सॉलिड एंगल इक्वल्स टू होता है एरिया बाय रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, तो सॉलिड एंगल को फाई से डिनोट किया, मैथमेटिकली लिखना हो तो फाई इक्वल्स टू एरिया कितना है तो कि डी ए जितना और रेडियस कितना है स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये डायमेंशनलेस है दोनों एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, लेकिन इसका यूनिट है वो कुछ है। यूनिट क्या है तो कि यूनिट है स्टेरेडियन। ओके, और सिंबल आएगा आपका एस आर। तो ये हुआ आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। इंपॉर्टेंट थिंग है फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे फिनोमिनन हम इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से डिराइव करेंगे। तो पहले अच्छे से नोट कर दो अपनी टेक्स्ट नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसमें फर्स्ट जो लेंथ, मास और टाइम, उसका डिस्कशन हमें इस चैप्टर के अंदर करना है। ओके, और बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी वो हम 12th के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, टेम्परेचर का डिस्कशन यही में होगा, यही 11th में ही होगा, लेकिन आगे वाले चैप्टर के अंदर होगा, हीट वाले चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम लेंथ की बात करें तो क्या लेंथ को समझने के लिए हमें लेंथ की रेंज पता होनी चाहिए, उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए। ओके, तो रेंज कहाँ तक फैला होगा लेंथ का, तो क्या हमारा जो यूनिवर्स है उसकी बात करें तो मतलब में उसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन और माइक्रोस्कोपिक दोनों होता है। रेंज की बात करें तो एक एटम्स की बात करें तो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वहाँ से लेके यूनिवर्स में स्टार और सोलर सिस्टम तक होगा पूरा। ओके, तो मतलब में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल से बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल तक, ये माइक्रो और ये मैक्रो। ओके, माइक्रो मतलब जिसको नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, और मैक्रो मतलब जो नेकेड आई से या तो टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन है वो। तो मतलब में हमारा जो लेंथ का जो रेंज है वो एक एटम से लेके चालू कर, एटम्स के अंदर भी हम प्रिसाइजली जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लेंथ, ओके, उसका डायमेंशन से बात करें तो अपनी जो स्टार फिर प्लैनेट है उस वहाँ तक पूरा रेंज फैला हुआ है। मतलब में दो मेजरमेंट की बात करें हम लेंथ की तो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक फैला हुआ है। अभी मेजरमेंट की बात करें लेंथ की तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करनी होती है। तो मेथड कौन से, तो कि दो मेथड होते हैं, एक होती है डायरेक्ट मेथड, ओके, एक डायरेक्ट मेथड है अपने फिजिक्स के अंदर और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है तो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लेबोरेटरी के अंदर ले जाए, ओके, लेबोरेटरी के अंदर आप जाओ तो वहाँ पे आप या तो घर पे भी आपको मेजरमेंट करना हो कोई टेबल का या कोई चेयर का या तो कोई वॉल का, तो उस केस में आप डायरेक्टली नॉर्मल आपके पास स्केल होगा उस स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, मेरे पास स्केल है, सभी ने देखा ही होगा स्केल, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने स्केल यूज़ ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, तो स्केल से आप ये मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हो तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, तो इससे कितना मेजरमेंट कर सकते हैं वो वैल्यू देख लेते हैं। तो मीटर स्केल से हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, तो मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल के अंदर देखो ये 0 वाला, फिर इसमें ऐसे 5 और फिर वापस से 5 से, मतलब ये 1 और 0 और 1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन होते हैं। तो हमें मीटर स्केल से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो, तो 1 डिवीजन जितना, 1 डिवीजन जितना, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ओके, 1 डिवीजन की वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 10⁻³ मीटर, मतलब में 1 मिलीमीटर जितना आप मेजर कर सकते हो मिनिमम। मीटर स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 10⁻³ मीटर तक, और मैक्सिमम कितना, तो क्या मैक्सिमम आप 10⁻³ मीटर तक, 2 मीटर तक, ओके, 100 मीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हो। नॉर्मल स्केल में 15 सेंटीमीटर तक ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मीटर टेप आती है, उससे आप 10⁻² मीटर तक भी मेजर कर सकते हो। ओके, तो मीटर स्केल से आप ऑब्जर्वेशन करो तो मिनिमम आप -3 मीटर तक का और मैक्सिमम 100 मीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें प्रिसाइज मेजर करना हो, उससे भी कम मेजरमेंट करना हो तो आपकी लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नेम है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, वर्नियर कैलिपर्स कितने तक मेजर कर सकता है, तो कि 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर तक
मेजर कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो -4 मीटर तक मेजर कर सकता है, तो इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर्स होता कैसे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। ओके, वर्नियर कैलिपर्स में ये दो जॉस की पेयर है, अपर पेयर और ये डाउन पेयर, और इसमें नॉर्मल एक स्केल होती है बीच में। ओके, ये स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। प्रैक्टिकल में जाओगे तब आपको ये एक्सप्लेन किया ही जाएगा। ओके, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे। तो ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो हमें और ज़्यादा रिजोल्यूशन में मेजरमेंट करना हो, मीटर स्केल की लिमिट कहाँ तक खत्म हो जाती है, -3 मीटर तक, उससे भी ज़्यादा डीप में मेजर करना हो, छोटा छोटा मेजरमेंट करना हो, किसी के डायमीटर मेजर करना हो छोटे ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेंगे, जो 10⁻⁻⁴ मीटर का मेजरमेंट करता है। उसके बाद स्क्रू गोज एंड स्पेरोमीटर। तो स्क्रू गोज और स्पेरोमीटर कितने तक मेजर कर सकता है, तो वो मेजर कर सकता है 10⁻⁻⁵ मीटर के ऑर्डर तक का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप स्क्रू गोज और स्पेरोमीटर से वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकते हो, और वो कितना, तो कि 10⁻⁻⁵ मीटर के ऑर्डर का कर सकते हो। और ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैसा दिखता है, तो ये जो मेरे पास एपरेटस है इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके, जिसमें सर्कुलर स्केल आता है, फिर मेन स्केल आता है। ओके, फिर ये जो एरिया है उसमें हम क्या रखते हैं, कोई थिन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे कि थिन वायर, प्लेट। ओके, थिन प्लेट, तो उससे हम ये इंस्ट्रूमेंट से हम थिन ऑब्जेक्ट का डायमीटर, थिकनेस मेजर कर सकते हैं। ओके, ब्लेड का आपको थिकनेस निकालना हो तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ओके, मतलब जिसका प्रिसीजन भी ज़्यादा है, 10⁻⁻⁵ मीटर के ऑर्डर का। ओके, अभी हमें स्पेरोमीटर क्या होता है, तो स्पेरोमीटर क्या है, तो कि ये मेरे पास जो एपरेटस दिख रहा है ये क्या है, स्पेरोमीटर है। और स्पेरोमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कोई कर्व सरफेस हो। ओके, कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हम ये स्पेरोमीटर का यूज़ करेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा ये। ओके, मीटर स्केल से तो आप नॉन ही हो। ओके, उसके बाद जो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज और स्पेरोमीटर वो आप लेबोरेटरी के अंदर करने वाला हो, लेकिन कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट आपको पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, उसमें मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गोज। अभी छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गोज भी माइक्रोस्कोप, फिर अपने पास टनलिंग माइक्रोस्कोप भी होते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप भी होते हैं। ओके, फिर हमें ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन करने जो वेरी फार हो, लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए हम डायरेक्टली मेथड नहीं यूज़ कर सकते। मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब मीटर स्केल से मेजर करने नहीं जा सकते। हाँ, ये बात सही है कि हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मीटर स्केल से कितना, 100 मीटर, तो कितना टाइम लग जाएगा। ओके, मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी जब वेरी लार्ज डिस्टेंस होगा तब। और जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा जिसको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसमें तो कर ही नहीं पाएंगे। ओके, हमारे जो एटम का जो साइज़ होता है वो एटम का साइज़ फर्मी के ऑर्डर का, तो मतलब 10⁻⁻15 मीटर का। तो इतना प्रिसाइजली तो कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कि इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए और वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले देखते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है पैरेलक्स मेथड। ये पैरेलक्स मेथड क्या होता है सर, तो कि पैरेलक्स मेथड मतलब आपने टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है। पैरेलक्स का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन में शिफ्टिंग आना। ओके, तो वो एक्टिविटी में आपको समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है कि आपको कोई पेन या तो कोई भी मार्कर या तो कोई भी चीज़ आपके सामने ऐसे रखना है। ओके, स्ट्रेट सामने रखना, और उसके पीछे जो भी वॉल है या तो कोई भी एक रेफरेंस ले लेना। फिर एक आई को क्लोज करना है, फिर थोड़ी देर में वो आई ओपन करके दूसरी आई को क्लोज करना है। तो ये पेन की पोजीशन शिफ्टिंग होती हुई दिखेगी, आपको शिफ्ट होती दिखेगी। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके, पोजीशन में जो शिफ्टिंग है उसकी को क्या बोलते हैं, पैरेलक्स बोलते हैं। ओके, उस मेथड का यूज़ करके हम वेरी लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ये आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं पैरेलक्स मेथड। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो अभी डिस्कस करते हैं पैरेलक्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड है जो वेरी लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तब हम यूज़ करते हैं।
तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेनेट कि अर्थ के ऊपर से आपको कोई मून के बीच का या तो अर्थ से सन के बीच का आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप मीटर स्केल से मेजर करने नहीं जाओगे। ओके, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एक्यूरेसी भी नहीं होगी और पॉसिबल भी नहीं है वो। ओके, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर पैरेलक्स मेथड यूज़ करोगे। तो पैरेलक्स मेथड क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपनी अर्थ है, ओके, ये अपना अर्थ है और जिससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेनेट है। ओके, यहाँ पे कोई एक प्लेनेट ले लेते हैं, प्लेनेट पी, या तो मून ले लेते हैं, चलो प्लेनेट की जगह पे मून ले लेते हैं। अभी क्या करना है, तो कि हमें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे आप, अर्थ के टू डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, मान लो कि ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग लोग को ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजोगे। मान लो कि ए के ऊपर मिस्टर एक्स को भेज दिया, उसको टेलीस्कोप दे दिया, क्योंकि मून इतना दूर है आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, या तो कोई प्लेनेट है उसको देखना है तो वो दिखेगा नहीं निकेड आई से, तो आप क्या करोगे, टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करोगे। तो ए से आपने ऑब्जर्वेशन किया मिस्टर एक्स ने, तो उसको यहाँ पे कहीं पे लोकेशन मिला। फिर सिमिलर बी ने भी ऑब्जर्वेशन किया ये पॉइंट के ऊपर, तो ये कुछ लोकेशन मिला। तो ये ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, ओके, ये मान लो कि पी है, ओके, तो उसके बीच में जो एंगल बना उसको हम थीटा लेते हैं और ये थीटा को बोलते हैं पैरेलैट्रिक एंगल। ओके, पैरेलक्स की वजह से जो एंगल मिला है, क्योंकि ये यहाँ से क्रॉस में दिखेगा पैरेलक्स होगा, यहाँ पे क्रॉस में दिखेगा पैरेलक्स होगा। ओके, मतलब में पोजीशन वही थी लेकिन शिफ्टिंग दिख रहा है। ये दो पोजीशन अपनी आई देख लो, ये ए और ये बी, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया और सामने ऑब्जेक्ट था वो अपना पी हो गया। ओके, तो ये पैरेलक्स मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। अभी ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो कि अर्थ का डायमीटर होगा। हमें रेडियस पता है तो उसके ऊपर से डायमीटर मिल जाएगा। ओके, तो डायमीटर हम ले लेते हैं स्मॉल डी, ये जो डायमीटर है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और दो प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, इतना क्लियर है सभी को। ओके, इसको ऊपर लिख लेते हैं, दो प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी। ओके, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अभी हमें निकालना है ये डी, तो कैसे निकालें, तो हमें पता है वो वाला मेथड, कौन सा, प्लेन एंगल वाला। ये एंगल वाला फॉर्मूला है, तो एंगल इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। लेकिन ये मून या कोई प्लेनेट इतना नज़दीक नहीं होगा, वो वेरी फार डिस्टेंस पे होगा, तो ये एंगल छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे हमें जो डायग्राम इजीली समझ में आया, इजीली हम उसका देख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बड़ा दिखाया और एंगल बड़ा दिखाया। लेकिन एक्चुअली ये एंगल कैसा होगा, छोटा होगा, वेरी फार डिस्टेंस पे, इसलिए तो एंगल छोटा होगा। तो इस केस में ये हमें कर्व सरफेस ना दिख के स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ओके, लाइन के अंदर दिखेगा, तो हम यहाँ पे ए बी लाइन ले सकते हैं डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, तो एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा। ए बी क्या है, तो कि डायमीटर डी जितना है। ओके, रेडियस कौन सा होगा, तो कि यहाँ से हम देखें, इसे ड्रॉ करें ये। ओके, तो सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, अपना रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस अपना क्या होगा, कैपिटल डी। तो उसके ऊपर से कैपिटल डी निकालना हो तो हम लिख सकते हैं स्मॉल डी बाई थीटा। ओके, ये सामने एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करो, तो सर्कल में क्या होगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, इसको सेंटर में रखो और इसको पूरे को सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और रेडियस के अपना स्मॉल डी, इसको सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बनाओगे तो स्मॉल डी बाई थीटा आएगा। तो यहाँ से आप दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन ये होता है कि कोई प्लेनेट है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या पैरेलक्स मेथड से, तो कि हाँ निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखते हैं। चलो कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास कोई प्लेनेट है। ओके, ये प्लेनेट पी, उसका डायमेंशन निकालना है। ये अपनी अर्थ है, अर्थ को पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, अर्थ को छोटा सा ही ड्रॉ, मतलब हाफ पोर्शन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका पूरा पोर्शन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ऊपर से कोई एक ही लोकेशन के ऊपर से टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कोई प्लेनेट के। पहला ए पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, फिर बी पॉइंट का ऑब्जर्वेशन किया, और ये पॉइंट ओ है। तो ए और ओ को ज्वाइन करने वाली लाइन, बी और ओ को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऐसे होगा। ओके, इसमें बीच में जो एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगुलर डायमीटर अल्फा, और ये प्लेनेट का डायमीटर होगा जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, और प्लेनेट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी बाई रेडियस। ओके, तो एंगल क्या लिया, अल्फ़ा।
ए बी क्या है तो स्मॉल बी और रेडियस क्या है तो कैपिटल डी। आपको ये डायमेंशन निकालना है, किसका, डायमीटर निकालना है प्लेनेट का। मतलब स्मॉल बी आपको सब्जेक्ट बनाना है, स्मॉल बी को सब्जेक्ट बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू डी, ये आपका आंसर आएगा। तो पैरेलक्स मेथड से आप कोई प्लेनेट, दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस और कोई प्लेनेट का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो ये मेथड से आप दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस और डायमीटर इजीली निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लो फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।